नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज देखिए हम हिंदी शिक्षण विधियों के क्रम में भाग 2 मूल्यांकन भाग 2 पढ़ने वाले हैं साथियों। मूल्यांकन का एक भाग हमने पढ़ लिया था और मूल्यांकन के एक भाग में जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे का साथियों आज हम कवर करने वाले हैं बड़े ही आराम से और प्रेम से। मुख्य रूप से आज के वीडियो में कंसंट्रेट अपने रहेगा मूल्यांकन की गुणात्मक विधियों पर। मूल्यांकन के गुणात्मक विधियों पर थोड़ा सा ज्यादा जोर यहाँ दिया जाएगा क्योंकि अक्सर वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक तो मोटा प्रश्न तो यही आ जाता है कि निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक विधि नहीं है या निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की परिमाणात्मक विधि नहीं है। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि पिछले वीडियो में कहां तक हुआ है और उसके बाद आगे अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। चलिए देखिए पिछले वीडियो में कहां तक होता है पहले वो देख लो। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे साथियों मूल्यांकन की विधियों की। किसकी बात कर रहे थे दोस्त? मूल्यांकन की विधियों की। मूल्यांकन की विधियां इनकी बात कर रहे थे दोस्त। और इसके आगे का जहां तक ये हो गई है विधियां वहां तक ठीक है, उसके आगे का अपन करेंगे। एक बार मोटा मोटी जल्दी से मैं बता देता हूं कि पिछले वीडियो में कहां तक हो गया था और आज हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन की दो विधियां हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक का मतलब जिनमें ज्ञान पक्ष का और क्रिया पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है और परिमाण के रूप में आंकड़ों के रूप में मूल्यांकन किया जाए वो परिमाणात्मक मूल्यांकन। कौन कौन से पक्षों का मूल्यांकन होगा दोस्त? ज्ञान का और क्रिया पक्ष का। ठीक है। गुणात्मक का मतलब है इसमें भाव पक्ष का मूल्यांकन होगा। भाव पक्ष का मूल्यांकन होगा यहां व्यक्ति के अनुभव, है ना। हालांकि गुणात्मक विधियां जब मैं पढ़ाऊंगा तो और इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्ति के व्यवहार, उनका मूल्यांकन होगा यहां पर, ये ध्यान रखना। तो देखो परिमाणात्मक विधियां तीन तरह की हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। परिमाणात्मक विधियों में परीक्षा कितनी तरह की होती है? तीन तरह की, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। परसों डिटेल से बता दिया था पिछले वीडियो में। अब उसके आगे का, मौखिक का मतलब बोल करके परीक्षा लेना, लिखित का मतलब लिख करके परीक्षा लेना और प्रायोगिक का मतलब व्यवहारिक ज्ञान की कौशल की परीक्षा लेना, इस तरह से। तो इसमें यह ध्यान रखना कि ये मौखिक और लिखित है ना, ये तो ज्ञान पक्ष से संबंधित है, ये मैंने बता दिया था। और जो प्रायोगिक परीक्षा है वो क्रिया पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिया पक्ष से। अब ये जो लिखित परीक्षा है इसके दोस्त दो भाग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? दो। एक तो वस्तुनिष्ठ और एक निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ का मतलब यह है कि जिस परीक्षा में जो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, प्रश्नों का उत्तर है वो स्पष्ट होता है। जैसे भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। लेकिन मैं यूं कहूं कि महाराणा प्रताप की उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो उस स्थिति में इसका कोई एक आंसर नहीं है, पांच बच्चे पांच तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो जिनका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जिन प्रश्नों का, और जिन्हें कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सके, जिनका परिणाम व्यक्ति द्वारा बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता हो। मान लो आप रीट की परीक्षा में आपके 50 नंबर आए तो 10 जनों से चेक करा लो, 50 ही रहेंगे। समझ में आई बात? वो होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। निबंधात्मक का मतलब इनमें विस्तार से, निबंधात्मक आज पढ़ेंगे हालांकि अलग से, इनमें विस्तार से किसी चीज का मतलब अपने विचारों को विस्तार से व्यक्त करने का बालक के पास अवसर होता है। और इसमें उत्तर स्पष्ट नहीं होते, उत्तर अलग अलग बच्चों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं और परिणाम भी अलग अलग शिक्षक के द्वारा अलग अलग परिणाम हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो अब वस्तुनिष्ठ में देखो कौन कौन से होते हैं। अलग अलग शिक्षक के द्वारा अलग अलग परिणाम का मतलब, मान लो मैंने किसी बच्चे के 10 में से 8 नंबर दिए, बड़े प्रश्न में 10 नंबर का प्रश्न है, तो हो सकता है दूसरा शिक्षक उसी बच्चे के 7 नंबर भी दे सकता है उस प्रश्न में। तो यहां पर क्या है कि व्यक्ति के द्वारा परिणाम प्रभावित होते हैं। प्रत्यास्मरण, अब ये वस्तुनिष्ठ दो तरह की हो जाएंगी, प्रत्यास्मरण आधारित और प्रत्यभिज्ञान आधारित। प्रत्यास्मरण का मतलब बच्चे की स्मृति पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न यानी एक एक शब्दों के और एक एक लाइन के प्रश्न होंगे और रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान आप सभी जानते हो। प्रत्यभिज्ञान में सत्य असत्य के, बहुविकल्प के, समानता के, वर्गीकरण के, अनुभव रूप के, ये 5 तरह के प्रश्न होंगे। ये पीछे के वीडियो में अपन ने बात कर लिया। उसके बाद देखो उसके बाद अपन बात करते हैं, यहां तक अपना काम हो गया था। देखो हमने मौखिक पढ़ ली, लिखित पढ़ ली, वस्तुनिष्ठ पढ़ लिया। वस्तुनिष्ठ में प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान में सामान्य प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थान और प्रत्यभिज्ञान में ये पांचों प्रकार पढ़ लिए थे। यहां तक हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हमें कुल मिला के पढ़ना क्या क्या है सर? एक तो प्रायोगिक परीक्षा अपनी रह गई, एक निबंधात्मक परीक्षा अपनी रह गई, और एक मेन आज का जो जोर रहेगा वो मूल्यांकन की गुणात्मक विधियों पर। कौन सी विधियों पर? गुणात्मक विधियों पर। एनेक्डोटल आलेख क्या होता है, संचय आलेख क्या होता है, घटनावृत्त क्या होता है, मत सूची या जांच सूची क्या होती है, प्रश्नावली क्या होती है, इन सब की अपन बात दोस्त करने वाले हैं। तो आ जाइए अब करते हैं शुरू। अब देखते हैं कि अब अपना वीडियो कहां से चालू है।
तो अपना वीडियो निबंधात्मक परीक्षा से चालू हो गया, यानी निबंधात्मक परीक्षा अपने को पढ़नी है आज, प्रायोगिक परीक्षा अपने को पढ़नी है, इसके साथ मूल्यांकन की गुणात्मक विधियों को तो पूरा पढ़ना ही पड़ना है। अब देखो सुनो, अब अपन बात करते हैं निबंधात्मक परीक्षा की। कौन सी परीक्षा की? निबंधात्मक परीक्षा की। निबंधात्मक परीक्षा के बारे में कुछ बातें मैं बता देता हूं, कुछ बातें जो अपने को ध्यान रहनी चाहिए। पहले तो ये बताओ, वस्तुनिष्ठ परीक्षा पुरानी है या निबंधात्मक परीक्षा? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर निबंधात्मक परीक्षा होती क्या है। निबंधात्मक परीक्षा का मतलब जिस परीक्षा में ऐसे प्रश्न किए जाए जिनका उत्तर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो और जिनमें विस्तार से वर्णन करने की बच्चे के पास गुंजाइश हो, यानी बड़े प्रश्न दिए जाए जिनमें बच्चा विस्तार से वर्णन कर सके, इस तरह के प्रश्न होंगे। यानी इन परीक्षाओं में बड़े प्रश्न होते हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना होता है। जिनका क्या करना होता है बताओ? विस्तार से वर्णन करना होता है। विस्तार से वर्णन करना होता है। थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। इसके अलावा यहां पर उत्तर बताओ स्पष्ट होते हैं क्या? वस्तुनिष्ठ में उत्तर एकदम स्पष्ट है, एक उत्तर उस प्रश्न का, एक है फिक्स। लेकिन यहां पर एक उत्तर नहीं है, चार बच्चे उस प्रश्न को चार तरह से कर सकते हैं। हालांकि लिखेंगे वो सेम सेम चीजें, लेकिन एग्जैक्ट एकदम सेम नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब उत्तर वस्तुनिष्ठ की तरह स्पष्ट नहीं होते, वस्तुनिष्ठ की तरह स्पष्ट नहीं होते। यानी इनके आंसर की नहीं जारी कर सकते आप। आपसे कोई यूं कहे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की आंसर की जारी करो, तो वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उत्तर स्पष्ट है ही नहीं, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। तीसरा, इनका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन व्यक्ति से प्रभावित होगा, यानी ये व्यक्तिनिष्ठ होंगी, व्यक्ति से प्रभावित होगा। यानी कहने का मतलब एक ही प्रश्न को मान लो मैंने किया, व्यक्ति से प्रभावित होगा। एक ही प्रश्न को मान लो मैंने आरएस की एग्जाम दी, उसमें कोई 10 नंबर का प्रश्न आया, तो मेरे प्रश्न को किसी टीचर ने 10 में से मान लो 6 नंबर दिए, दूसरा टीचर हो सकता है उसमें से 8 भी दे सकता है, एक टीचर हो सकता है उसमें से 4 भी दे सकता है। तो कहने का मतलब मूल्यांकन है वो व्यक्ति से प्रभावित होता है निबंधात्मक परीक्षाएं। एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछ लें कि निबंधात्मक परीक्षा पुरानी है या वस्तुनिष्ठ परीक्षा, तो निबंधात्मक परीक्षा पुरानी है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव बाद में चलिए, ऑब्जेक्टिव का एक नाम अपने गांव में न्यू टाइप बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं ना 10वीं में, 10वीं 12वीं में, तो उन पुराने लोगों को पूछना 10-15 साल पहले जो पढ़े हैं, 20 साल पहले, वो ऑब्जेक्टिव को न्यू टाइप बोलेंगे। न्यू टाइप का मतलब जो बाद में नए शुरू हुए हैं, पहले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होते थे, बाद में छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाद में चले हैं। तो इसका मतलब ये प्राचीन है। निबंधात्मक परीक्षा कैसी है बताओ? प्राचीन है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा इससे नई है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति इससे क्या है बताओ? नई है, ये ध्यान रखना। तो ये प्राचीन पद्धति है। बताओ ज्यादा विश्वसनीय है या कम विश्वसनीय? विश्वसनीय तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आपके मान लो आरएस में 200 में से या 800 में से 200 नंबर नहीं आ पा रहे हैं किसी बच्चे के, इसका मतलब विश्वसनीय तो नहीं है। हो सकता है दूसरा उसी बच्चे के 250 नंबर दे दे, तीसरा कोई चेक करे तो उसके 400 नंबर भी दे दे। तो विश्वसनीय का मतलब इसके परिणाम परिवर्तित होते हैं, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव में एक बार 200 में से 150 नंबर आ गए ना, तो 150 ही रहेंगे, चाहे 10 जने चेक कर लो, तो वो विश्वसनीय ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि वस्तुनिष्ठ की तुलना में कम विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ की तुलना में कम विश्वसनीय। तो अब देखो इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। आपको पूछे कि भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती है, तो आपको कोई पूछे निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है, तो हम सर ये कह देंगे कि बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और बच्चे के पास विस्तार से लिखने के लिए अवसर होते हैं, विस्तार से लिखता है, वो निबंधात्मक परीक्षा है सर। और इसमें उत्तर स्पष्ट नहीं होता, यानी कहने का मतलब एक स्पष्ट उत्तर इसमें नहीं होता। वस्तुनिष्ठ में एक स्पष्ट उत्तर होता है। अच्छा, इसका मूल्यांकन चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है सर। एक व्यक्ति 10 में से 8 दे तो दूसरा 7 भी दे सकता है, तो मूल्यांकन प्रभावित होता है, इसलिए विश्वसनीय कम है, विश्वसनीय कम है और प्राचीन भी है। प्राचीन आपको पूछे निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ में से प्राचीन कौन सी? निबंधात्मक। नई कौन सी? न्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव वाली नई है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें किस किस का मूल्यांकन होता है। किसी बच्चे की आपने निबंधात्मक परीक्षा ली, तो इसमें किस किस का मूल्यांकन होगा कि बच्चा तुलना कितनी कर पा रहा है। सुनना, बच्चा तुलना कितनी कर पा रहा है, तर्क कितना कर पा रहा है, विचारों की लिखित अभिव्यक्ति कितनी कर पा रहा है, विचारों की लिखित अभिव्यक्ति कितनी कर पा रहा है, विचारों की लिखित अभिव्यक्ति कितनी कर पा रहा है,
और बताओ लेखन कौशल की भी परीक्षा होगी क्या? इसमें लेखन कौशल भी देखा जाएगा, राइटिंग भी देखी जाएगी कि बच्चे का लेखन कौशल कैसा है ना? और हस्तलिपि, हस्तलिपि भी देखी जाएगी, बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है वो भी देखी जाएगी। तो विचारों की अभिव्यक्ति, लेखन कौशल, हस्तलिपि, अभिव्यक्ति, इनका पता निबंधात्मक परीक्षा में चलता है। बताओ बच्चे की हैंडराइटिंग कैसी है, ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पता चल जाएगा क्या? रीट की परीक्षा में आपकी हैंडराइटिंग का पता चलेगा क्या अगले को? नहीं पता चलेगा। रीट की परीक्षा में आपके लेखन कौशल का पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आरएस में चलेगा, आरएस मेंस में चलेगा। तो कहने का मतलब लेखन कौशल का, हस्तलिपि का, तुलना कितनी कर सकता हो, विचार कितने व्यक्त कर सकता है, इन सब चीजों का निबंधात्मक में पता चलता है। ऑब्जेक्टिव में इन सब चीजों का पता नहीं चलता। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ज्ञान और क्रिया पक्ष का ही मूल्यांकन, सॉरी, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ज्ञान पक्ष का ही मूल्यांकन होता है, ये ध्यान रखना। क्रिया के लिए तो फिर प्रायोगिक आती है। अब देखो इन परीक्षाओं में बड़े बड़े प्रश्न, हाँ ये हो गया आपके। अब देखो इसको पढ़ते हैं अपन, अब इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो प्राचीन एवं परंपरागत प्रणाली है, ध्यान रखना। प्राचीन है तो वस्तुनिष्ठ कौन सी है सर? नहीं है। इसमें छात्रों को अपने विचार विस्तृत रूप से लिखने की स्वतंत्रता होती है, विचार लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक अपने फायदा है। फायदा क्या है कि मान लो बच्चे को कुछ भी याद नहीं है ना, तो उसको करने के अवसर तो है, कर तो सकता है, वो अपने विचार ही लिख दे और ने तो ऐसे कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो भाई नहीं आता है, सीधा सा सिस्टम ये होता है। वर्तमान में प्रचलन कम, बताओ वर्तमान में प्रचलन कम है या नहीं है? कम है। हालांकि विद्यालय शिक्षा में अभी भी निबंधात्मक प्रश्न है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में देखो आप कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जो वस्तुनिष्ठ, सॉरी, निबंधात्मक होती हैं। कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं? बहुत कम। आरएस, एईएन मेंस, इस तरह की एक दो परीक्षाएं, बाकी सारी की सारी वस्तुनिष्ठ तरीके से होती है। वस्तुनिष्ठ की तुलना में, वस्तुनिष्ठ की तुलना में कम विश्वसनीय, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो अब देखो इसमें देखो किस किस चीज का मूल्यांकन होता है? विचार, तुलना, तर्क, आलोचना, विचारों को संगठित करने की योग्यता, भावाभिव्यक्ति, भाषा और शैली। देखो बच्चे की भाषा और शैली का भी पता चलेगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेखन कौशल का भी पता चलता है, और हस्तलिपि का भी। आप साथ में क्या लिख सकते हो? हस्तलिपि। आपसे पूछ ले लेखन कौशल, हस्तलिपि का, विचारों की अभिव्यक्ति का, आलोचना करने का, इनका पता वस्तुनिष्ठ में चलता है या निबंधात्मक में? निबंधात्मक में। कौन से में चलेगा? निबंधात्मक में। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन क्षमताओं का मापन भी इसमें होता है। विश्लेषण कितना कर सकता है बच्चा, है ना, व्याख्या कितनी कर सकता है, उसका भी पता चलेगा। तो ये निबंधात्मक परीक्षा हो गई। निबंध मोटा मोटी आप ये याद रखेंगे कि बड़े बड़े प्रश्न देके और बच्चे से करवाई जाए तो वो निबंधात्मक परीक्षा है, जिसका मूल्यांकन भी प्रभावित हो सकता है, ये ध्यान रखना। यानी जिसमें टीचर चेंज होते हैं उसका मूल्यांकन प्रभावित हो जाता है, कोई स्पष्ट उत्तर उनमें नहीं होता, वो निबंधात्मक परीक्षाएं होती है, जिसमें लेखन कौशल का, हस्तलिपि का, तुलना का, तर्क का, विचारों की अभिव्यक्ति का, विश्लेषण का, व्याख्या का, इनका पता चलता है। बाकी वस्तुनिष्ठ में इन चीजों का पता नहीं चलता। अब आती है क्रिया पक्ष से संबंधित कौन सी? प्रायोगिक परीक्षा। अब प्रायोगिक परीक्षा पढ़ने के जस्ट बाद अपन फिर गुणात्मक विधियां पढ़ेंगे, वो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना। प्रायोगिक परीक्षा क्या होती है? देखो प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा मैंने आपको बताया था परिमाणात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक विधियों में हमने क्या कहा था कि ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष से संबंधित है। तो परिमाणात्मक विधियों में जितनी भी परीक्षाएं हैं लगभग सारी ज्ञान पक्ष से संबंधित है, लेकिन एक प्रायोगिक परीक्षा ऐसी है जो क्रिया पक्ष से संबंधित है। और फिर आगे जो आएंगी गुणात्मक विधियां, वो भाव पक्ष से संबंधित होगी। कौन से पक्ष से संबंधित होगी बताइए? भाव पक्ष से संबंधित। तो इसमें आप यूं कह सकते हैं क्रिया पक्ष से संबंधित है। बताओ कौन से पक्ष से संबंधित है? क्रिया पक्ष से संबंधित। अरे कार्य करेगा बच्चा। अच्छा, इसमें देखो ज्ञान का मूल्यांकन नहीं होता, जो किताबी ज्ञान है उसका मूल्यांकन नहीं होता। इसमें बच्चे के कौशल का और विषय के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण होता है, यानी उस विषय को व्यवहार में कितना अप्लाई कर सकता है वो। आपने पढ़ा, मान लो न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ लिया आपने, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किताब में पढ़ लिया, अब हमें कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करवा के जब बच्चे को बताएंगे ना, प्रायोगिक कक्ष में उसको ले जाएंगे, उसको न्यूटन की गति के प्रथम नियम का या जो भी प्रैक्टिकल विषय है उसके अनुसार उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो उसको उसका व्यवहारिक ज्ञान आएगा। यानी एक तो होता है नॉर्मल ज्ञान जिसे अपन सीखे, अब उस ज्ञान को अप्लाई करना, व्यवहार में अप्लाई करना, वो किससे सीखेंगे? प्रायोगिक परीक्षा से। कौशल का ज्ञान, बच्चे में कौशल कितना है ना, वो प्रायोगिक परीक्षा से सीखते हैं। तो इसमें कौशल, कौशल प्रयोग करवाएंगे बच्चे से, प्रयोग करवाएंगे तो वो कितनी सफाई से प्रयोग कर रहा है, साफ सफाई का ध्यान रख रहा है या नहीं कर रहा, और
जो कार्य कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कौशल उसको कहते हैं कौशल। एक तो होता है पढ़ना, एक होता है हाथ का काम करना। हाथ का काम मतलब कौशल हो गया, क्रिया हो गई उसमें। तो कौशल की जांच होगी इसमें। किसकी जांच होगी? कौशल व विषय के व्यवहारिक ज्ञान की जांच होती है, ध्यान रखना। विषय के व्यवहारिक ज्ञान की जांच होती है इसमें। व्यवहारिक ज्ञान की क्या हो जाती है दोस्त? जांच हो जाती है। व्यवहारिक ज्ञान की जांच हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा क्या सभी विषयों में होंगी? नहीं, सभी विषयों में नहीं होंगी। केवल प्रायोगिक विषय जैसे जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी, इनमें ही होती है। यानी ये विधि केवल और केवल प्रायोगिक प्रायोगिक विषयों में ही चलती है। प्रायोगिक, अब आपको कि हिंदी में होती है क्या सर प्रैक्टिकल परीक्षा? नहीं, केवल प्रायोगिक विषयों हेतु उपयोगी। कौन कौन सी है सर? एक दो के नाम बता दो। देखो एक दो के नाम बता देंगे, चलो एक दो के नाम कौन कौन से हो गए? जैसे मान लो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी, भौतिक विज्ञान, भूगोल, ये सब हो गए। ये सभी हो गए दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। तो मेन चीज ये ध्यान रखना, कौशल की और विषय के व्यवहारिक ज्ञान की जांच इसमें होगी, ये ध्यान रखना, और क्रिया पक्ष से संबंधित है। अब देखो व्यवहारिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, विषय का विषम नहीं है, विषय का व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, कौशल की जांच की जाती है। इसमें विद्यार्थी को प्रायोगिक कार्य दिया जाता है। देखो इसमें प्रायोगिक कार्य दिया जाता है, सभी को पता है, प्रैक्टिकल जानते हो ना, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है। कौन कौन से विषय में होती है? देखो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, ज्योग्राफी, इनमें होती है। दोष इसका क्या है? देखो दोष इसका ये है कि विद्यार्थी का संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं, संपूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता इसमें। क्यों? सिर्फ और सिर्फ कौशल का, व्यवहार का तो ज्ञान, लेकिन उसको एक्चुअल में कितना ज्ञान है उसकी जांच नहीं होती, तो सारा मूल्यांकन इसमें नहीं हो पाता। और विश्वसनीयता संदेहास्पद है, कम विश्वसनीय है। प्रायोगिक, देखो आपने देखा होगा साइंस की जब प्रैक्टिकल चलते हैं तो बच्चों के 30 में से 30 नंबर आते हैं। क्या एक्चुअल में आने चाहिए 30 में से 30 नंबर? इसका मतलब विश्वसनीय नहीं है, यूं ही दे दिए जाते हैं नंबर, तो विश्वसनीय विधियां नहीं है। अगर सही तरीके से प्रैक्टिकल किए जाए तो हो सकता है 5 नंबर ही नहीं आए कुछ विद्यार्थियों के 30 में से, तो विश्वसनीयता कम है। विश्वसनीयता बताओ क्या हो गई? कम हो गई, ये ध्यान रखना। तो निबंधात्मक भी कम विश्वसनीय है, प्रायोगिक भी कम विश्वसनीय है, लेकिन वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता है उनकी, और इसमें विद्यार्थियों का संपूर्ण मूल्यांकन नहीं होता। अब देखो दोस्तों, अपना जो मेन टॉपिक है वो आएगा आज का। वैसे तो मेन अभी भी चल रहे थे, वो भी मेन ही थे, लेकिन अब मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां। मूल्यांकन की कौन सी विधियां? गुणात्मक विधियां। देखो एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन की गुणात्मक विधियों निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां नहीं है? आपसे क्या पूछ सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां नहीं है? आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, इसका तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर किसी विधि के नाम के आगे आलेख क्या आ जाए? आलेख आ जाए। अगर किसी विधि के नाम के आगे सूची आ जाए, है ना, अगर किसी विधि के नाम के आगे स्केल आ जाए, अगर किसी विधि के नाम के आगे वृत्त आ जाए, तो वो आपके गुणात्मक विधियों में जाएंगी। जैसे जैसे सर, जैसे देखो संचयी आलेख क्या हो जाएगा बताओ? संचयी आलेख। और क्या हो जाएगा? एनेक्डोटल आलेख। कौन सा हो जाएगा बोलो? एनेक्डोटल आलेख। और क्या हो जाएगा? जांच सूची या मत सूची। जांच सूची या मत सूची। वृत्त से देखो क्या हो गया? घटना वृत्त, घटना वृत्त। स्केल से क्या हो गया? रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल। ठीक है, उसके बाद आपके और ध्यान रखना साक्षात्कार। एक क्या ध्यान रखोगे? साक्षात्कार। क्या सर एक क्या ध्यान रख लोगे? साक्षात्कार। देखो आलेख हो गए संचयी आलेख, एनेक्डोटल आलेख। फिर सूची में जांच सूची और मत सूची। वृत्त में हो गया घटना वृत्त, जांच सूची और मत सूची एक ही है। स्केल में हो गया रेटिंग स्केल। फिर साक्षात्कार, एक क्या याद कर लो? साक्षात्कार। साक्षात्कार में बताओ क्या होता है? प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो एक विधि हो गई प्रश्नावली, और एक हो गई निरीक्षण। एक कौन सी हो गई? निरीक्षण। तीन ये हो गई। और एक हो जाएंगे विद्यार्थियों के उत्पाद, विद्यार्थियों के या विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं।
तो ये मैंने पहले भी याद करवा दिया था, आज फिर से याद करवा दिया है, ध्यान रखना। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये प्रश्न आपके 1 नंबर दे सकता है, इतनी सी चीज आपको 1 नंबर, एक प्रश्न सही हो सकता है आपका यहाँ से, ये ध्यान रखना। अब देखो इनमें अपन एक एक विधियों को पढ़ेंगे। गुणात्मक मूल्यांकन, एक्चुअल में अब आपको पूछ ले गुणात्मक मूल्यांकन होता क्या है, गुणात्मक विधियों का मूल्यांकन या गुणात्मक मूल्यांकन होता क्या है। सुनो, सबसे पहले तो ध्यान रखना इसमें भाव पक्ष का मूल्यांकन होगा। कौन से पक्ष का? भाव पक्ष का मूल्यांकन। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञान पक्ष, क्रिया पक्ष और भाव पक्ष। तो ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष का मूल्यांकन तो हमने परिमाणात्मक विधियों में कर लिया। इसमें कौन से पक्ष का होगा? भाव पक्ष का, उसकी फीलिंग्स का, उसके इमोशन का मूल्यांकन होगा। यहां पर देखो, यहां पर ज्ञान का मूल्यांकन नहीं होगा, यहां पर व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति का व्यवहार, सुनना क्या क्या, व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति का व्यवहार, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसके अनुभव, इनका मूल्यांकन होगा। इनका मूल्यांकन होगा कि भाई उसकी रुचि किसमें है। इंटरव्यू में पूछते ना अपने से, आपकी किस चीज में रुचि है, इस तरह से पूछा जाता है। दृष्टिकोण, उसका व्यवहार, ये सब जानने का प्रयास किया जाता है। अंकों पर कंसंट्रेट नहीं होता ये मूल्यांकन, ध्यान रखना। तो अब एक एक पढ़ेंगे अपन। देखो सुन लो ध्यान से। आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त, अब इस गुणात्मक मूल्यांकन में व्यक्ति का आंतरिक मूल्यांकन होता है, यानी अंदर से आदमी कैसा है उसका पता चलेगा। उसके ज्ञान का पता नहीं चल रहा, अंदर से है कैसा हो, चोखो है बुरो, वो पता चलेगा। फिर देखो भाव पक्ष का मूल्यांकन, ये ध्यान रखना 3 पक्ष में से एक पक्ष, छात्र की उपलब्धि और विकास को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करके वास्तविक रूप में ऊंचा उठाने का प्रयास। तो इसमें संख्या पर जोर नहीं दिया जाता, नंबरिंग पर जोर नहीं दिया जाता। प्रतियोगी के अनुभव, दृष्टिकोण और व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखना, अनुभव, दृष्टिकोण, व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति, है ना, ये सब। अब देखो इसमें आ जाता है 1 नंबर, आ जाता है संचय आलेख। अब ये जो विधियों के नाम देखे ना आपने, ये जो नाम देख रहे हैं ना संचय आलेख, इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ लेते हैं संचय आलेख दोस्त। पहला क्या पढ़ लेते हैं? संचय आलेख। संचय आलेख। अब देखो ये होते क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। संचय आलेख का मतलब आप ऐसे मान लो बच्चे का रिकॉर्ड। संचय आलेख का मतलब क्या हो गया? विद्यालय में, आप इसको ऐसे मान लो, विद्यालय में बच्चे का रिकॉर्ड। विद्यालय में क्या हो गया दोस्त? बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो संचय आलेख है। क्या क्या आता है सर इसमें? देखो इसमें क्या क्या आता है। उपस्थिति रजिस्टर, जैसे बच्चे का उपस्थिति रजिस्टर, यानी रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल है सुनो। उपस्थिति रजिस्टर, और क्या शामिल है सर? परीक्षा फल रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर। और क्या शामिल है सर? उसकी गतिविधियों का रजिस्टर, अन्य गतिविधियों का रिकॉर्ड, अन्य गतिविधियों का रिकॉर्ड, अन्य गतिविधियों का रिकॉर्ड। तो कुल मिला के संचय आलेख का मतलब यह होगा कि बच्चे का रिकॉर्ड, बच्चे का उपस्थिति रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर अगर वो रेगुलर आ रहा है तो पता चलेगा कि भाई बच्चा है वो रेगुलर आने वाला बच्चा है, इसका मतलब सिंसियर है वो। हुआ उसका मूल्यांकन, ज्ञान का मूल्यांकन नहीं, उसका ये मूल्यांकन हुआ कि बच्चा सिंसियर है, अपनी पढ़ाई के प्रति वो गंभीर है। परीक्षा फल रजिस्टर से उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान का मूल्यांकन और अन्य पक्षों का भी थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन हो जाएगा। अन्य गतिविधियों में, खेल में कैसा है, खेल की गतिविधियों के रजिस्टर से पता चलेगा कि खेल में बढ़िया है, भाषण में बढ़िया है, संगीत में बढ़िया है ना, नाटक करता है वो। तो अन्य गतिविधियों, सारे रिकॉर्ड के आधार पे फिर बच्चे का मूल्यांकन किया जाए तो उसको संचय आलेख कहते हैं। संचय आलेख का मतलब स्कूल के रिकॉर्ड, और इन रिकॉर्डों से बच्चे का मूल्यांकन हो जाएगा। उपस्थिति रजिस्टर से इनसे पता चलेगा कि बच्चा कैसा है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, उसकी खेल खेल रहा है तो पता चलेगा उसकी रुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, ये सब चीजों का पता इसमें चलेगा। यानी इसमें रुचि, क्या क्या पता चलेगा? बच्चे की रुचि, बच्चे की रुचि। देखो ये सारी विधियों में इनका पता चलेगा, कॉमन याद ध्यान रखना। रुचि, बच्चे का व्यवहार, बच्चे का दृष्टिकोण, इनके बारे में क्या चल जाएगा बताओ? पता चल जाएगा। ये कॉमन सी चीजें हैं, शुरू में बता दी। इन चीजों का मूल्यांकन होता है गुणात्मक विधियों में। तो देख लो संचय आलेख में, देखो संचय आलेख छात्र की प्रगति व कमजोरी जानने के लिए उपयोगी। छात्र की प्रगति, हर चीज में प्रगति, किसमें? हर चीज में प्रगति और कमजोरी हम जान सकते हैं। इसमें छात्र से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड आते हैं, जिसमें छात्र से संबंधित समस्त सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से लिखित रहती है। इसमें छात्र की शैक्षिक प्रगति, उपस्थिति,
परीक्षा फल यानी उपस्थिति रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर, योग्यता तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी का विवरण रहता है। पाठ्य सहगामी मतलब अन्य क्रियाओं का रिकॉर्ड है ना, परीक्षा फल रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, इन सारों को मिला के ये संचय आलेख हो गया। संचय आलेख का मतलब आप ऐसे समझो कि स्कूल में गए आप, बच्चे का उपस्थिति रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर, उसके अन्य गतिविधियों का रजिस्टर है ना, उसकी योग्यताओं का रजिस्टर, तो ये सारे रजिस्टर मिला के इन रजिस्टरों को देख देख के पता लगाना कि बच्चा कैसा है, यही संचय आलेख है। यही क्या है? संचय आलेख है। अब एनेक्डोटल आलेख, 2 नंबर है भाई, 2 नंबर ही है, 3 नहीं है, 2 नंबर। एनेक्डोटल आलेख, एनेक्डोटल आलेख ये ध्यान रखना। एनेक्डोटल आलेख, एनेक्डोटल आलेख, एनेक्डोटल आलेख। अब देखो इसमें क्या होता है, वैसे सीसीई में चलता है एनेक्डोटल आलेख, जब आप सीसी पढ़ोगे ना उसमें भी नाम आएगा एनेक्डोटल आलेख। एनेक्डोटल आलेख एक्चुअल में क्या है कि शिक्षक बच्चे पर निगरानी रखता है, शिक्षक बच्चे पर निगरानी रखता है। बच्चे को कोई कार्य दिया, मान लो बच्चे को कहा कि देख अपने मेहमान है 4-5 कुर्सी उठा लिया, तो एक बच्चे ने ऐसा कहा कि भाई मेरे तो सर पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, या कोई तो सीधा ही कह दे गुरुजी में हमारा काम नहीं है, हम नहीं लाएंगे। इसका मतलब उसके कार्य है ना, उनका वो शिक्षक ने मूल्यांकन कर लिया कि ये बच्चा काम करता है, ये नहीं करता। इसका मतलब बच्चे के कार्य, ठीक है, कार्य का मूल्यांकन हो जाएगा कि वो काम सही कर रहा है नहीं कर रहा, उसको जो काम दिया जा रहा है वो सिंसियरिटी से कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर निगरानी रखी जाएगी, उसका आलेख तैयार किया जाएगा, यानी उसका रिकॉर्ड कि बच्चा कामकाज में कैसा है, जो भी काम किया वो रिकॉर्ड कर लिए कि भाई इस बच्चे को ये काम दिया गया, बड़ा सिंसियरली किया गया, इसने नहीं किया। ठीक है, हर बच्चे का हो गया है। कार्य का, अंतः क्रिया का, बच्चा दूसरों से अंतः क्रिया कैसे कर रहा है, अंतः क्रिया यानी दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, शिक्षक से सही तरीके से बात कर रहा है नहीं कर रहा, सामो तो को नहीं बोल रहा है मास्टर के, या आराम से व्यवहार कर रहा है अपने घर वालों के सामने तो नहीं बोल रहा, बड़ों का सम्मान करता है कि नहीं करता, वो अंतः क्रिया यानी दूसरों से अंतः क्रिया किस प्रकार की है उसकी वो। इसके अलावा उसका कोई विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार का मतलब मान लो वो बच्चा गरीबों की हेल्प करता है तो वो उसका विशिष्ट व्यवहार हो गया। तो इन सब को विशिष्ट व्यवहार आदि को दर्ज करने हेतु, आदि को दर्ज करने हेतु रिकॉर्ड, या आदि को दर्ज करने का रिकॉर्ड, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड होता है स्कूलों में जिसमें बच्चे की कार्य संबंधी, वो कार्य कैसे कर रहा है, कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, सिंसियरली कर रहा है या कार्य के लिए मना कर रहा है शिक्षक को, दूसरों से अंतः क्रिया कैसी है, बड़ों का मान सम्मान करता है या नहीं करता, उस पर निगरानी रखेगा और उसको रिकॉर्ड में रखेगा टीचर। उसका कोई विशिष्ट व्यवहार है तो वो उस रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। तो ये इस तरह का एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को एनेक्डोटल आलेख कहते हैं। अब कोई आएगा पूछेगा बच्चा कैसा है, तो उसको यूं नहीं बताएंगे बच्चा कैसा है, बोले ये ले पकड़ एनेक्डोटल आलेख ले इसका। एनेक्डोटल आलेख में वो देखेगा काम तो सिंसियरली कर रहा है, अंत्य क्रिया गुरुजनों का सम्मान भी करता है और विशिष्ट व्यवहार में बड़ों की हेल्प भी कर रहा है गरीबों की, इसका मतलब बच्चा अच्छा है। बोलो हो गया व्यवहार का मूल्यांकन, हो गया उसके दृष्टिकोण रुचि का मूल्यांकन, हो गया सर इस तरह से। तो ये एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, एनेक्डोटल आलेख एक प्रकार का रिकॉर्ड या रजिस्टर मान लो, ये एक प्रकार का रिकॉर्ड या रजिस्टर होता है। और इसमें देखो परीक्षा फल रजिस्टर वो शामिल नहीं है, अलग रिकॉर्ड होता है, सीसी में चलता है, जिसमें बच्चे के कार्यों को लिखा जाता है, जिसमें बच्चे की अंतःक्रिया के तरीकों को लिखा जाता है, किसी विशिष्ट व्यवहार को लिखा जाता है और उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। किस किस का, वही सेम याद रखो, किस किस का मूल्यांकन होगा, उसकी रुचि का, उसकी अभिवृत्ति का, उसके दृष्टिकोण का, उसके व्यवहार का मूल्यांकन होगा। सारी विधियों में यही होगा। देखो एनेक्डोटल आलेख में लिखित रिकॉर्ड होते हैं जिसमें छात्र के विशिष्ट व्यवहार, ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या क्या दर्ज होता है, नंबर नहीं होते छात्र के कि भाई छात्र के कितने नंबर आए, टेस्ट में कितने आए, वो नहीं, देखो क्या क्या है, कोई विशिष्ट व्यवहार उसने किया, कार्य कितने कर रहा है, घटना कोई उसकी है तो अंतःक्रिया किस तरह से कर रहा है, इनका विवरण होता है। यानी बच्चे के बारे में विवरण होता है, उसका ज्ञानात्मक विवरण नहीं होता। टेस्ट में कितने नंबर आए वो नहीं लिखा होता उसमें। यह आलेख छात्र के व्यवहार को समझने, आकलन करने व सीखने के अनुभवों की योजना बनाने में मदद करता है। तो ये इससे हमें बालक के व्यवहार के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, उसकी अभिवृत्ति के बारे में पता चल जाता है और हम उसी प्रकार से योजना बना सकते हैं। बदमाश टाबर है तो उसको उसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा, सीधा है तो उसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा, पढ़ाना तो सबको पड़ेगा। अब देखो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आ जाता है साथियों, अगली आ जाती है जांच सूची। ये 4 नंबर, 3 नंबर लगा लेना भैया, नंबरिंग सही नहीं की हुई है, थोड़ा सा नंबरिंग आप सही कर लेना। 3 नंबर पे आ जाती है जांच सूची, 3 नंबर पे क्या आती है, जांच सूची। और दोस्त इसी जांच सूची का एक नाम और होता है मत सूची, मत सूची। अब देखो
जांच सूची क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं बता देता हूं आपको। जांच सूची, जांच सूची सुनो। जांच सूची में एक्चुअल में बच्चे की व्यवहार का, आपने अखबारों में देखी होगी, अखबारों में भी आता है। अगर कोई बच्चा जैसे मधुरिमार या नवरंग इस तरह के अखबार आते हैं ना, जैसे रस रंग इस तरह के अखबार जो आते हैं अलग से, उनमें देखा, उनमें जांच सूचियां आती है, कई बार प्रश्नावली भी आती है। उसमें किसी को अपने व्यक्तित्व को जानना है तो कुछ कथन दिए हुए होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है, और उन उत्तरों के आधार पर बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चे को एक पन्ना दे देंगे जिसमें कुछ कथन लिखे होंगे, यानी कुछ कथन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कथन होते हैं, कुछ कथन होते हैं। कथन क्या क्या हो सकते हैं? क्या आप अपने सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हो? क्या आप गुरुजनों का आदर करते हो? क्या आपने कभी गुरुजी के सामने बोला है? क्या आप गुरुजी के कहे हुए कार्य का तुरंत पालन करते हो? क्या आप गुरुजी के कहे हुए कार्य में आनाकानी करते हो? इस तरह के प्रश्न जिससे उसकी रुचि का, क्या आप खेल खेलना आपको पसंद है? क्या आपको डांस करना पसंद है? इस तरह के प्रश्न जिससे उसका मूल्यांकन हो सके। तो कुछ कथन होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। जिनका उत्तर किस में देना होता है बताओ? हाँ या ना में। उत्तर किस में देना होता है? हाँ या ना में, हाँ या ना में। और इसी के आधार पे मूल्यांकन हो जाता है। इसी के आधार पे बच्चे का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किसका किया जाएगा सर? वो ही रुचि का, दृष्टिकोण का, व्यवहार का, इनका मूल्यांकन हो जाएगा। गुणात्मक विधियां है तो बस वही चीज चलेगी, ये ध्यान रखना। इसी के आधार पे बच्चे का मूल्यांकन हो जाएगा, उसकी रुचि का, उसकी अभिवृत्ति का, उसके व्यवहार का, उसके दृष्टिकोण का। जैसे मान लो एक प्रश्न यूं दिया, क्या आप सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? तो उसने कहा ना। हो गया, मूल्यांकन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्या आप कभी गुरुजी के सामने बोले? तो वो कहता है हाँ। बताओ, उसका मूल्यांकन हो गया कि सामने बोला, इसका मतलब हो गया मूल्यांकन। ठीक है। उसको कहा कि क्या आप खेल में रुचि रखते हो? उसने कहा हाँ। मूल्यांकन हो गया कि रुचि इसकी खेल में है। ठीक है, इस तरह से। तो हाँ या ना में उत्तर देके फिर बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यवहार, रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, इन सब के बारे में। टेस्ट में कितने नंबर आए ये नहीं पूछा जाता। तो मत सूची में क्या होता है? ये एक सूची होती है जिसमें कुछ कथन दिए हुए होते हैं जिन पर छात्रों को हाँ या ना, बस हाँ या ना में प्रतिक्रिया देनी होती है, और इससे उनकी रुचि का, अभिवृत्ति का, भावनात्मक पक्ष का, इन सब की जानकारी पता चल जाती है। चौथा है निरीक्षण। चौथा क्या आ जाता है? निरीक्षण। देखो, निरीक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण का सीधा सीधा मतलब ये है, देखो निरीक्षण में ज्यादा आपको सोचने की जरूरी नहीं है। निरीक्षण का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है दोस्त, निगरानी रखना, बच्चे पर निगरानी रखना। एक तरह से निरीक्षण का मतलब क्या है? निगरानी रखना, निगरानी रखना, या बच्चे को देखते रहना, बच्चे का निरीक्षण करते रहना, निरीक्षण। ठीक है। तो कहने का मतलब, बच्चा आपकी क्लास में आया, आपको पता लगाना कि ये बच्चा कैसा है, तो टीचर उस बच्चे से कोई प्रश्न पूछेगा, कुछ भी करेगा, उसके अलावा वो बच्चा दोस्तों से क्या बातें कर रहा है, टीचर उसको सुनेगा, टीचर उसको सुनेगा। घर पे उसका व्यवहार कैसा है, उसके माता पिता से पता लगा लेगा, उसके दोस्तों से बातचीत करेगा कि तुम्हारा दोस्त किस प्रकार का है। तो निरीक्षण का मतलब उस बच्चे पर क्या रखेगा? निगरानी रखेगा, और निगरानी रख के उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसके दृष्टिकोण का पता लगाएगा। निगरानी रखना कहने का मतलब निगरानी रखना, इस तरह से, ये ध्यान रखना। तो निरीक्षण में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो, पुरानी तथा प्राचीन विधि है। निरीक्षण कौन सी विधि है? पुरानी तथा प्राचीन विधि। बालक की रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा मानसिक परिपक्वता का मापन होता है, और इसमें शिक्षक बच्चे पर निगरानी रखता है। इसमें शिक्षक बच्चे की क्रियाओं पर निगरानी रखता है, बच्चे की क्रियाओं पर निगरानी रखते हुए निरीक्षण करता है, क्रियाओं पर निगरानी रखते हुए निरीक्षण करता है, ये ध्यान रखना। निगरानी रखते हुए निरीक्षण करता है, रखते हुए क्या करता है दोस्त? निरीक्षण करता है। ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये हो गया निरीक्षण विधि। अब देखो, साक्षात्कार। साक्षात्कार हम सभी जानते हैं। देखो, साक्षात्कार हम सभी जानते हैं। साक्षात्कार का मतलब प्रश्न उत्तर, उद्देश्यपूर्ण तरीके से बच्चे से प्रश्न उत्तर करना, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप। एक तरह से साक्षात्कार क्या है? उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। यानी बच्चे के व्यवहार के बारे में, रुचि के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में जानना है तो बच्चे से प्रश्न कर लो कि भाई, क्या तुम्हें खेल में रुचि है? तो वो कहेगा, या यूं पूछ ले, जैसे साक्षात्कार में अपने से पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कभी दिए हुए हो तो आपसे पूछा होगा कि आपकी रुचि किसमें है, तो वो कहेगा कि मेरी तो खेल में रुचि है, मेरी तो संगीत में रुचि है। तो कुल मिला के प्रश्न कर लो, और उन प्रश्नों के माध्यम से, या उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप हो गया ये, एक तरह से बच्चे से वार्तालाप करो, प्रश्न उत्तर शैली में उससे वार्तालाप करो, और उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, और उसके बारे में जानो। यानी बच्चे से वार्तालाप करके उसके बारे में जानना,
यानी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, ये ध्यान रखना। साक्षात्कार क्या होता है बताओ? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। बताओ क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, जिसमें शिक्षक का उद्देश्य उसका मूल्यांकन करना होता है, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसके दृष्टिकोण, उसके अनुभव जानना चाहता है। ये ध्यान रखना। तो देखो, शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य महत्वपूर्ण वार्तालाप, वार्तालाप ही होती है। साक्षात्कार एक तरह की वार्तालाप है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप। बालक के व्यवहार का, गुणों का, क्रियाओं का मूल्यांकन हो जाएगा और सह शैक्षिक समस्या के निदान व उपचार में भी सहायक है। यानी बालक कैसा है, इसके आधार पर फिर उसका निदान व उपचार भी किया जाएगा। फिर है प्रश्नावली। उसके बाद क्या आ जाती है? देखो, प्रश्नावली। प्रश्नावली, प्रश्नावली में देखो क्या होता है। प्रश्नावली थोड़ी सी उससे ज्यादा विश्वसनीय है। इससे, जांच सूची से। आपने जांच सूची देखी, देखो जांच सूची, जांच सूची। जांच सूची का मतलब तो उसमें कथन होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। जिनका उत्तर किसमें देना होता है बताओ? हाँ या ना में। प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए होते हैं, उनमें से उत्तर का चयन करना होता है। यानी इसमें कुछ प्रश्न होते हैं, इसमें कथन नहीं होते, प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न होते हैं तथा उनके उत्तर दिए जाते हैं। यानी बच्चे को एक पन्ना दे दिया जिसमें प्रश्न लिखे हुए हैं, उसकी रुचि, उसके दृष्टिकोण, उसके व्यवहार, है ना, इससे संबंधित प्रश्न होंगे, उसके मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न होंगे और उनका बच्चा उत्तर देगा, उसके आधार पर मूल्यांकन हो जाएगा। यानी इसमें क्या क्या होगा? बच्चे की रुचि, बच्चे की रुचि, व्यवहार, व्यवहार, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, भाव पक्ष, भाव पक्ष से संबंधित प्रश्न होंगे। भाव पक्ष से संबंधित क्या होंगे? प्रश्न होंगे और बच्चा उनका उत्तर देगा। बच्चा उनका क्या देगा बताओ? उत्तर। और उत्तर के आधार पे मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं कि भाई क्या आप अपने माता पिता के पैर छूते हो? फिर उसके उसके ऑप्शन होंगे। देखो, उसके ऑप्शन भी दिए जाते हैं लगभग प्रश्नावली में कई जगह, कि भाई हमेशा छूता हूं, कभी कभी छूता हूं, कभी नहीं छूता हूं। इसका मतलब कभी कभी छूता है वो भी ठीक है, कभी नहीं छूने वाले की बजाय वो ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्ट मूल्यांकन प्रश्नावली में हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो देखो, प्रश्नावली में क्या होता है, सुनो। प्रश्नों की एक लंबी सूची होती है, प्रश्नों की सूची होती है, छात्र प्रश्नों के उत्तर देता है और इस आधार पर बालक के व्यवहार का क्या किया जाता है बताओ? मूल्यांकन किया जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है रेटिंग स्केल। अगली कौन सी आ जाती है? रेटिंग स्केल। कौन सी आ जाएगी दोस्त? रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में क्या होता है? ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड ही मान सकते हो आप। यानी बच्चे को रेटिंग देना, बच्चे को क्या देना? रेटिंग देना। सीसी में चलती है रेटिंग स्केल, बच्चे को रेटिंग दी जाती है। यानी मान लो 10 में, जैसे आप मान लो किसी होटल में खाना खा के आए, होटल में खाना खा के आए, फिर होटल वाले ने आपसे पूछा कि भाई हमारे खाना वाना और हमारे स्टाफ का व्यवहार, इसके आधार पे आप हमारे होटल को कितनी रेटिंग दोगे? सुना होगा आपने। तो आप कहोगे कि भाई टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, बाकी तो उसमें ठीक था। इसका मतलब फिर आप कहोगे कि 10 में से मैं 8 रेटिंग देता हूँ और व्यवहार सही नहीं रहा तो आप यूं कर सकते हो 5 ही दूंगा मैं तो 5 रेटिंग। इसका मतलब उस होटल की क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसे ही बच्चे को रेटिंग दी जाती है। यानी ऐसे दी जाती है, देखो जैसे खेल, अलग अलग गतिविधियों में बच्चे को रेटिंग देंगे। खेल, संगीत, ठीक है, और गीत, नृत्य, परीक्षा, कौशल, इन सब में रेटिंग देंगे। कार्य, इन सब में। तो खेल में मान लो खेल में बढ़िया है तो उसकी खेल के 10 में से 9 रेटिंग हो गई। मान लो खेल में रेटिंग उसकी कितनी हो गई? 9। रेटिंग स्केल चल रही है। संगीत में मान लो ठीक नहीं है तो 5 ही रेटिंग हुई, गीत में 5 रेटिंग हुई, नृत्य में 3 रेटिंग हुई, परीक्षा में ठीक है मान लो तो 8 रेटिंग हो गई, कार्य में मान लो कम करता है काम तो 6 रेटिंग हो गई, कौशल में मान लो 7 रेटिंग हो गई। तो सारी रेटिंग के आधार पर यह पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बच्चा करना क्या चाहता है। ये ध्यान रखना। तो रेटिंग स्केल का मतलब बच्चे को रेटिंग दी जाती है और उस रेटिंग के आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी इसमें क्या करेंगे कि अलग अलग गतिविधियां करवाई बच्चे से, है ना, और उसकी परीक्षा भी ली, हर तरह की परीक्षाएं हो गई, फिर उनमें उसको रेटिंग दे दी अलग अलग पॉइंट में। फिर कोई आया कि भाई बच्चा कैसा है तो कहेगा ये पकड़ रेटिंग, फिर वो रेटिंग देखेगा। खेल में 9 है इसका मतलब खेल में बढ़िया है, संगीत में 5 है इसका मतलब संगीत में नहीं है। बताओ रेटिंग स्केल से मूल्यांकन हो रहा है क्या? हो रहा है। यानी बच्चे को रेटिंग देंगे, 10 में से रेटिंग देंगे, है ना, इस तरह से। इतने में से भी दे सकते हैं, मतलब रेटिंग देंगे। तो रेटिंग आप सभी समझते हो।
तो देखो, रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण मापनी, इसमें बालक की कुशलता, समझ, व्यवहार को रेटिंग दी जाती है। बोलो रेटिंग समझ रहे हो बात को? समझ रहे हैं सर। उसके बाद घटना वृत्त, उसके बाद क्या होता है? घटना वृत्त। घटना वृत्त, घटना वृत्त में देखो 3 चीजों के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। कितनी चीजों के आधार पर? 3 चीजों के आधार पर। एक तो मान लो बालक ने अगर अपनी डायरी लिख रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरी के आधार पर बालक का मूल्यांकन कौन सी विधि में किया जाता है? घटना वृत्त में। बालक मान लो डायरी लिखता है, तो उस डायरी को पढ़ के मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चा कैसा है। एक एक टीचर उसके बारे में डायरी टाइप का कुछ लिखते हैं, यानी टीचर भी बच्चों की डायरी लिखते हैं, ध्यान रखना। टीचर भी बच्चों की क्या लिखते हैं? डायरी, जिन्हें वृत्त कहते हैं। यानी टीचर द्वारा लिखा गया, या यूं कह सकते हैं शिक्षक द्वारा लिखा गया वृत्त। शिक्षक द्वारा लिखा गया वृत्त, यानी टीचर ने बच्चे की डायरी लिखी है, मान लो टीचर ने बच्चों के बारे में जो भी लिखा है उसके आधार पे। और तीसरा विद्यालय के रिकॉर्ड। विद्यालय के रिकॉर्ड, 3 चीजें देखी जाती है इसमें। एक तो बच्चे ने खुद ने डायरी पर रखी है, तो वो डायरी लाते हैं, उसकी डायरी के आधार पे मूल्यांकन होता है। डायरी 2 तरह की हो सकती है। एक तो बच्चा डेली डायरी लिखे अलग से अपनी, की आज के दिन में मेरी ये एक्टिविटी रही। एक स्कूलों में बच्चों को डायरी दी जाती है जिसको वो रोजाना भरते हैं, तो उन डायरियों के आधार पे शिक्षक ने बच्चे के लिए कोई वृत्त तैयार कर रखा है, यानी डायरी टाइप कुछ लिख रखा है बच्चे के लिए स्पेशल, उसके आधार पे। और विद्यालय के रिकॉर्ड के आधार पे, इन 3 चीजों के आधार पे अगर मूल्यांकन किया जाता है तो उसको घटना वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? घटना वृत्त। देख लो, देखो, बालक की डायरी, अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए वृत्त और संचित अभिलेख, यानी विद्यालय के रिकॉर्ड के आधार पर बालक की प्रकृति का मूल्यांकन करना ही घटना वृत्त कहलाता है। उसके बाद देखो, फिर बालक द्वारा उत्पादित वस्तुएं। ये देखो नंबरिंग शायद गलत हो गई इसमें, इसका मतलब देखो ये है 7 और 8 ये कितना है? 7 और 8। ये नंबरिंग सही कर लेना भैया, 7 और 8। उसके बाद में ये है 9 ये कितना हो जाता है? 9। बालक द्वारा उत्पादित वस्तुएं, बालक जो वस्तुएं उत्पादित कर रहा है उससे भी उसकी रुचि का, व्यवहार का, दृष्टिकोण का पता चलेगा। ये ध्यान रखना। तो बालक द्वारा उत्पादित वस्तुएं, जैसे बालकों द्वारा निर्मित वस्तुएं, जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, आसुरचित उपकरण से उसकी रुचि और योग्यता का पता चलता है। इस तरह से ध्यान रखना। अब देखो, मापन और मूल्यांकन में अंतर। एक ये प्रश्न भी आता है साथियों, मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है? देखो, मापन का मतलब होता है आपने बच्चे का टेस्ट लिया, आपने बच्चे का टेस्ट लिया, 10 में से उसके 8 नंबर दे दिए, वो मापन है। वो क्या है? मापन। यानी सिर्फ अंक दिए, सिर्फ अंक देना क्या कहलाता है? मापन। एक आपने क्या किया कि कक्षा में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो आपने यूं कह दिया कि भाई देखो 6 नंबर तक जिस बच्चे के आए ना, वो तो अपनी ए ग्रेड मानना। 6 नंबर से 4 से 6 जिस बच्चे के आए वो बी ग्रेड में शामिल हो जाएंगे, और 4 से जिसके कम है वो सी ग्रेड में शामिल होंगे। आपने अंक देने के साथ साथ उनके मूल्य का निर्धारण भी कर दिया, कि ग्रेड का निर्धारण भी कर दिया, वो मूल्यांकन है। यानी सिर्फ अंक देना मापन, और उसके साथ मूल्य का निर्धारण भी करना मूल्यांकन। इसका मतलब मापन है वो मूल्यांकन का ही भाग है। मापन है वो क्या है? मूल्यांकन का ही भाग है। देखो अपन क्या कह सकते हैं, मापन और मूल्यांकन में अगर अंतर करें, मापन और मूल्यांकन, सुनो, मापन और मूल्यांकन, ये प्रश्न आ सकता है, भी ध्यान रखना। मापन और मूल्यांकन, मापन का मतलब है केवल अंक प्रदान करना। केवल क्या प्रदान करना? बोलो, अंक प्रदान करना। 10 में से तेरे 8 नंबर आए हैं, ये मापन है। ये क्या है? मापन। फिर उसको कह दिया 10 में से 8 आए इसलिए तो ए ग्रेड में शामिल है, ये मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है? अंक प्रदान करने के साथ साथ मूल्य का निर्धारण। अंक प्रदान करने के साथ साथ, करने के साथ साथ मूल्य का निर्धारण। सर मूल्य का निर्धारण क्या होता है? मूल्य का निर्धारण का सीधा सीधा मतलब ये होता है उसको ग्रेड देना, यानी ग्रेड देना, उसको श्रेणी देना, ये हो गया मूल्य का निर्धारण। तो ये हो गया मूल्यांकन। अब बताओ, मापन है वो मूल्यांकन का ही भाग है एक तरह से। मापन क्या है? मूल्यांकन का ही भाग, क्योंकि मूल्यांकन में देखो अंक प्रदान करना और ग्रेड देना, वो सारी प्रक्रिया तो हो गई मूल्यांकन, लेकिन केवल अंक प्रदान करना वो मापन। इसलिए मापन मूल्यांकन का ही भाग है। हम क्या कह सकते हैं? मापन मूल्यांकन का ही भाग है। मापन मूल्यांकन का ही भाग है, अतः सीमित है। अतः क्या है? सीमित। मापन सीमित है। मापन क्या है बताओ? सीमित। मापन में केवल एक ही चीज शामिल है, जबकि मूल्यांकन क्या है? व्यापक है। मूल्यांकन क्या है? व्यापक है। मूल्यांकन व्यापक है, यानी मापन की तुलना में व्यापक हो गया, ये ध्यान रखना।
अच्छा, मापन में केवल कुछ पक्षों का ही मापन केवल कुछ पक्षों का ही हो सकता है, जबकि मूल्यांकन सभी पक्षों का हो सकता है। मापन एक्चुअल में ज्ञान का ही हो सकता है। मापन एक्चुअल में किसका हो सकता है? ज्ञान पक्ष का ही ज्यादातर करते हैं, लेकिन मूल्यांकन में ज्ञान पक्ष का भी मूल्यांकन होता है, भाव पक्ष का भी होता है, क्रिया पक्ष का भी होता है। तो इसमें यह कह सकते हैं कि इसमें कुछ पक्षों का ही मापन कुछ पक्षों का ही संभव है। इसमें कुछ पक्षों का ही मापन संभव है, मापन संभव है, जबकि मूल्यांकन सभी पक्षों का होता है। मूल्यांकन क्या होता है? सभी पक्षों का। ठीक है। मापन छोटा है, सीमित है, इसलिए टाइम क्या लगेगा इसमें? कम, यानी समय और श्रम इसमें कम लगेगा। समय और श्रम क्या लगेगा बताओ? कम। और इसमें समय और श्रम क्या लग जाएगा दोस्त? ज्यादा। समय और श्रम क्या लग जाएगा? ज्यादा। ये ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना? सिर्फ अंक प्रदान करना मापन है, और अंक के साथ ग्रेड श्रेणी यानी मूल्य का निर्धारण करना होता है। मापन छोटा है, मूल्यांकन व्यापक है, बड़ा है। मापन केवल कुछ पक्षों का ही हो सकता है, मूल्यांकन सभी पक्षों का हो सकता है। मापन चूंकि छोटी प्रक्रिया है तो समय और श्रम कम लगेगा, लेकिन मूल्यांकन में ज्यादा लगता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। मापन का अर्थ अंक प्रदान करना है, जबकि मूल्यांकन में अंक प्रगति के पश्चात मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया भी शामिल है। मापन का क्षेत्र सीमित है या मूल्यांकन का ही एक भाग है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है। मापन व्यवहार के कुछ आयामों तक ही सीमित है, जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी आयाम शामिल है। ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष, सभी प्रकार की चीजें शामिल है मूल्यांकन में। और मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में अधिक समय लगेगा और श्रम लगेगा। सीधी सी बात है, ये बड़ी प्रक्रिया है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, एक मूल्यांकन का ये प्रकार भी कई बार पूछ लिया जाता है। मूल्यांकन के प्रकार, अब हम अगले वीडियो में मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक प्रकार आज पढ़ लेते हैं। पाठांतर्गत और पाठोपरांत। पाठांतर्गत और पाठोपरांत, अब देखो इसके बारे में शॉर्ट में मैं बता देता हूं। पाठांतर्गत का मतलब पाठ पढ़ाते हुए बीच में ही प्रश्न पूछे, वो तो पाठांतर्गत मूल्यांकन। और पाठ पूरा होने के बाद प्रश्न पूछे बच्चे से, वो पाठोपरांत मूल्यांकन। इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है। यानी पाठ चल रहा है, पाठ के बीच में पूछा तो पाठांतर्गत मूल्यांकन, पाठ पूरा होने के बाद पूछा तो पाठोपरांत मूल्यांकन। पाठांतर्गत मूल्यांकन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, उन्हें बोध प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बोध प्रश्न। सुनो, दो प्रकार के मूल्यांकन हो गए, और भी प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पाठांतर्गत और पाठोपरांत। पाठांतर्गत का मतलब पाठ चल रहा है, पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही बीच में प्रश्न पूछना, सीधी सी बात यह है। तो पाठ पढ़ाते हुए प्रश्न पूछना पाठांतर्गत मूल्यांकन में। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बीच में, उन्हें बोध प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? बोध प्रश्न, जो कि भाषा ज्ञान, उच्चारण, वाक्य प्रयोग, शब्द बोध इत्यादि से संबंधित हो सकते हैं। पाठोपरांत यानी पाठ के उपरांत, संधि करो इसकी, पाठ के उपरांत यानी पाठ समाप्त होने के बाद। पाठ समाप्ति के पश्चात वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। पाठ के लास्ट में प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, लघुत्रात्मक भी होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, तो उसको कहते हैं पाठोपरांत मूल्यांकन। आप खुद देख लेना, आजकल एनसीईआरटी की किताबों में ये शैली अपनाई हुई है। पाठ के अंदर भी प्रश्न है। एनसीईआरटी की बुक्स देखना आप, 9वीं 10वीं की, पाठ के अंदर भी प्रश्न दिए हुए हैं। यानी पाठ पढ़ा रहे हो आप, साइंस का कोई या और किसी विषय का, तो पाठ का 1-2 पेज होने के बाद उसमें प्रश्न है, फिर प्रश्न है, लेकिन वो बीच वाले प्रश्न वो बोध प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन लास्ट में वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ये आप हमने यहां तक किया। देखो आज हमने क्या किया, निबंधात्मक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, गुणात्मक विधियां सारी ढंग से आपको याद करवा दी, तरीका भी बता दिया। अगर किसी विधि के आगे आलेख, अगर किसी विधि के आगे सूची, अगर किसी विधि के आगे स्केल, वृत्त आदि लगे हों, साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली, ये सभी विधियां किसकी हो जाएंगी बताओ? आपके गुणात्मक विधियां हो जाएंगी, जिनमें आंतरिक पक्ष का या भाव पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद मापन और मूल्यांकन में आपको अंतर बता दिया, और उसके बाद मूल्यांकन के प्रकार हमने शुरू किए, जिसमें 2 प्रकार हमने पढ़े हैं, पाठांतर्गत और पाठोपरांत। यानी पाठ की प्रगति के आधार पे इसको आप कह सकते हो। तो अब अगले वीडियो में और जो बचा हुआ मूल्यांकन का पार्ट है, और साथ में सीसीई, ध्यान रखा, मूल्यांकन का थोड़ा बहुत पार्ट बचा है वो, और साथ में सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम, इस तरह की चीजें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। तो अगला वीडियो और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।